Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। कांड तो गुरु हो गया है, कर दिया है चीन ने, अब हो रही है छीछा लेदर। ऐसे में बमचक ये कटी है कि क्या चीन अपनी जांच करवाएगा, और खबर आ जाए कि चीन जांच के लिए राजी हो गया है तो सब चौंक जाएंगे। लेकिन शर्तें लागू वाला स्टार यहां भी लागू है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आज चीन, WHO, WHA और ताइवान की बात करेंगे, पर सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी है अमेरिका से। 18 मई को यहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कंफ्यूज करने वाला बयान दिया। दरअसल इसका एक संदर्भ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 17 मई को एक संपादकीय लिखा। इसमें उन्होंने ट्रंप प्रशासन को चेताया कि वो अफगानिस्तान से जुड़े औचक फैसले न लें। इस पर ट्रंप ने ट्वीट किया कि कोई इन अखबार वालों को जाकर बताए कि हम 19 सालों से अफगानिस्तान में हैं। ट्रंप के मुताबिक शुरुआती दौर को छोड़ दें तो अमेरिका असल में जीतने के लिए तो कभी लड़ा ही नहीं वहां। दूसरी सुर्खी हांगकांग से है। यहां प्रशासन ने कोरोना से जुड़े सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में ढील देने की बात कही थी, लेकिन अब सख्तियां 5 जून तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। 4 जून को तियानमेन स्क्वायर की बरसी है। माना जा रहा है कि यह इंतजाम 4 जून के मद्देनजर ही लिया गया है ताकि लोग न जुट पाएं। 1990 से ही हर साल 4 जून को हांगकांग में लोग तियानमेन स्क्वायर की बरसी मनाते हैं। इस दिन विरोध प्रदर्शन होते हैं कई जगह, लेकिन शायद चीन को डर है कि पहले से ही सरकार विरोधी माहौल में कहीं ये बरसी वाला प्रोटेस्ट और विरोध न भड़का दे। बाकी आपको तियानमेन स्क्वायर के बारे में विस्तार से जानना है, टैंक के सामने खड़े उस आदमी के बारे में जानना है और उसकी तस्वीरें खींचने वाले के बारे में, तो आप दुनियादारी का एक पुराना एपिसोड जरूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तीसरी सुर्खी रूस से है। यहाँ प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन स्वस्थ होकर काम पर लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मिशुस्तिन को कोरोना हो गया था। 30 अप्रैल से वो छुट्टी पर थे। उनकी गैर मौजूदगी में पीएम पद की जिम्मेदारी आंद्रे बेलोयूसोव को सौंपी गई थी। रूस में कोरोना के मामले अब बढ़कर 3 लाख हो गए हैं और कोरोना संक्रमण के मामले में रूस अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। आज शुरुआत करेंगे एक बयान से। ये बयान दिया चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। 18 मई को उन्होंने कहा, कोविड-19 के प्रति दुनिया भर के देशों का जो रुख रहा है, इसके मद्देनजर हमारी जो वैश्विक प्रतिक्रिया रही, उसकी मुकम्मल तरीके से समीक्षा किए जाने की योजना का समर्थन करता है चीन। मगर ये तब हो जब हम कोविड-19 पर काबू पा लें। ये समीक्षा विज्ञान पर आधारित हो, पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ हो और इस समीक्षा का नेतृत्व WHO करे। इसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ और बिना किसी पार्शियलिटी के किया जाए। इतना बयान है। इस बयान का संदर्भ क्या है? 18 और 19 मई को आयोजित वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, शॉर्ट में WHA, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की सबसे अहम फैसला लेने वाली संस्था है। आमतौर पर WHO के 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधि सशरीर इस सालाना बैठक के लिए जेनेवा पहुंचते हैं, लेकिन इस साल कोरोना के कारण यह जमघट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक ही सीमित रहा और जुटान से पहले ही 2 हाई पॉइंट बन चुके थे इस सम्मेलन के। पहला चीन और दूसरा खुद WHO। कोरोना के मामले में इन दोनों की भूमिकाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ देश इस मामले की जांच करवाए जाने की मांग भी कर चुके थे। जवाब में चीन की तरफ से उन्हें धमकी भी दी गई। ऐसे में 18 मई को जब WHO की स्क्रीन पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग नजर आए तो लगा कि चीन भरपूर आक्रामकता दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर अ चेंज चीन कोरोना से निपटने की वैश्विक रणनीति का रिव्यू करवाए जाने के लिए राजी हो गया। रिव्यू माने समीक्षा। कोरोना के सामने दुनिया की प्रतिक्रिया, उसके सामने अपनाई गई रणनीतियों का आलोचनात्मक लेखा जोखा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मांग के हिसाब से चीन इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं माना, ना ही उसने खास अपनी जांच को मंजूरी दी। हाँ, लेकिन जिस रिव्यू ऑफ द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू कोविड-19 को उसने समर्थन दिया, उसमें चीन के कामकाज की भी समीक्षा हो सकेगी। WHO में चीन पर दबाव बनाने में बड़ी भूमिका रही उस प्रस्ताव की जो WHO के लिए ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों ने मिलकर तैयार किया था। इन देशों में भारत भी शामिल है। इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में कई जवाबदारियां तय हुई।
चीन का सीधे सीधे जिक्र किए बिना इसमें WHO की भूमिका के मूल्यांकन की बात कही गई। यह भी कहा गया कि कोविड-19 से निपटने के लिए WHO की देखरेख में तैयार की गई वैश्विक प्रतिक्रिया से जो अनुभव और सबक मिले उनका निष्पक्ष, स्वतंत्र और विस्तृत मूल्यांकन किया जाए। इस रेजोल्यूशन में सबसे जरूरी जिक्र है निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन का। इससे उम्मीद बनती है कि मूल्यांकन की इस प्रक्रिया पर किसी तरह का प्रभाव या दबाव नहीं बन सकेगा। ये सीधे से चीन का नाम तो नहीं लेती, लेकिन जब कोरोना की क्रोनोलॉजी और इससे मिले सबक का मूल्यांकन होगा तो इसमें चीन से जुड़े सवाल भी आने चाहिए। प्रेशर में ही सही, चीन का इस रिव्यू के लिए राजी होना मामूली बात नहीं। उस पर कोरोना से जुड़ी जानकारियां छिपाने, अपनी लापरवाहियों से इस आपदा को इतनी गंभीर स्थिति में पहुंचाने का आरोप है और उसके साथ साथ WHO की भूमिका पर भी बेहद गंभीर आपत्तियां हैं। चीन इन आपत्तियों पर काफ़ी झगड़ालूपना दिखाता आया। कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी अमेरिका, कभी नेदरलैंड जैसे देशों को धमकाया भी। उसने इन देशों के बहिष्कार की भी धमकी दी, उन्हें आर्थिक अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। लेकिन एक वैश्विक मंच पर जब WHO के बहुसंख्यक देश एक साथ जुटे तो उनके दबाव में चीन को कम से कम रिव्यू शब्द के लिए सहमति देनी पड़ी। ये गुड न्यूज़ है, लेकिन इस गुड न्यूज़ से जुड़ी शंकाएं भी हैं। सबसे बड़ी शंका यह है कि इस जांच की कोई समय सीमा तय नहीं हुई। चीन ने कहा कोरोना पर काबू पाने के बाद करिएगा समीक्षा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कोरोना पर काबू पाएंगे कब? इसकी कोई डेडलाइन तो है नहीं। कई जानकार कह रहे हैं कि अभी शायद 1-2 साल तक दुनिया ऐसे ही परेशान रहे। पिछले हफ्ते WHO ने कहा कि कोरोना पर कब तक काबू पाया जा सकेगा ये अभी नहीं बताया जा सकता। ऐसे में जांच को अनिश्चितकालीन समय पर छोड़ देने के कई जोखिम हैं। ऊपर से जांच से जुड़े लोग कितने स्वतंत्र और निष्पक्ष रह पाएंगे इसे लेकर शंकाएं भी हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जांच कैसे होगी, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये ब्यौरे भी बहुत ज़रूरी हैं। फिर इस जांच के नतीजे क्या ईमानदारी से सामने रखे जाएंगे? अगर चीन की तरफ से चूक मिलती है, अगर जांच में उसके ऊपर लगे इल्ज़ाम सही साबित होते हैं, तब भी क्या पेचिंग की साफगोई बनी रहेगी? क्या उस स्थिति में भी वो जांच में अड़ंगा नहीं लगाएगा? इन शंकाओं में एक ज़रूरी पक्ष चीन की मंशा से भी जुड़ा है। क्या वो कोरोना रिसर्च में सहयोग करेगा? क्या वो इससे जुड़ी जानकारियां साझा करने में पारदर्शिता दिखाएगा? क्या कोरोना के सोर्स को तलाशने, इसकी शुरुआत से जुड़ी पहेली बूझने में हम पहले ही बहुत लेट नहीं हो चुके? चीन पर उठ रहे इन सवालों की लंबी चौड़ी ज़मीन है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के शुरुआती सैंपल्स की। नवंबर-दिसंबर 2019 में जब कोरोना की ये बीमारी वुहान में फैलनी शुरू हुई तो स्थानीय प्रशासन ने बीमार लोगों के सैंपल लेने शुरू किए। ये सैंपल वुहान स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की प्रयोगशाला में भेजे गए। इन सैंपल्स को लैब में भेजे जाने का मकसद था इन पर शोध करना, लेकिन इस रिसर्च का क्या हुआ कोई नहीं जानता। इनका डेटा कभी किसी और देश के साथ साझा नहीं किया चीन ने। अब सामने आया कि ये सैंपल बचे ही नहीं, इन्हें नष्ट कर दिया गया। और ये जानकारी कैसे सामने आई? 6 मई को अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने चीन पर इल्ज़ाम लगाया, कहा कि चीन की सरकार ने तो 3 जनवरी को ही अपनी लैब से कहकर कोरोना के शुरुआती सैंपल नष्ट करवा दिए। माइक पॉम्पियो के इस बयान की पुष्टि हुई 15 मई को। इस दिन चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन यानी कि NHC के एक अधिकारी लियू देंगफेंग ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कुछ कहा। क्या कहा? उनसे माइक पॉम्पियो वाली बात पूछी गई। इस पर लियू ने हामी भरी। उन्होंने कहा कि NHC ने जनवरी 2020 में गाइडलाइन जारी की थी। इसमें कोरोना वायरस के सैंपल नष्ट करने को भी कहा गया था। लियू का दावा है महामारी को रोकने की मंशा से निर्देश जारी किए गए थे। लियू का कहना था कि अगर लैब के पास बीमारी के सैंपल सुरक्षित रखने की सुविधा ना हो तो उन सैंपल्स को तत्काल वहीं नष्ट कर देने का नियम है। लियू सही कह रहे हैं। जिन बायोसेफ्टी लैब्स में सुरक्षा मानक कम होते हैं वहाँ कोरोना जैसे संक्रामक विषाणुओं को या तो तत्काल नष्ट कर दिया जाता है या फिर उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कोरोना के शुरुआती मरीजों से लिए गए सैंपल जिस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में रखे गए थे वो लेवल 4 की सुरक्षा मानकों वाली बायोसेफ्टी प्रयोगशाला है। इस तरह की प्रयोगशालाएं खास ऐसी बीमारियों पर शोध के लिए बनाई जाती है। यहाँ कई तरह की संक्रामक बीमारियों से जुड़े विषाणुओं को स्टोर करने की खास सुविधा होती है। NHC अधिकारी लियू के बयान से ये समझ आता है कि वुहान स्थित ये लैब लेवल 4 बायोसेफ्टी प्रयोगशाला भी कोरोना सैंपल्स रखने के लिए सुरक्षित नहीं थी। ऐसे में तो इस लैब में रखे बाकी नमूनों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा होता है। यहाँ कोरोना फैमिली के विषाणुओं समेत कई तरह की बीमारियों पर शोध हो रहा है, महामारियों पर शोध हो रहा है। अगर NHC खुद मान रहा है कि लैब में वायरस को सुरक्षित रखने की सुविधा नहीं थी और किसी तरह की दुर्घटना को फैलने से रोकने के लिए कोरोना सैंपल नष्ट किए गए, तो फिर चीन उस लैब से कोरोना के लीक होने की थ्योरी को कैसे खारिज करेगा? चीन पर कोरोना की जांच में सहयोग न करने का आरोप यूं ही नहीं लग रहा। वुहान स्थित जिस हुन्ना सी फूड मार्केट से ये महामारी शुरू हुई उसे 1 जनवरी को बंद करवा दिया गया था।
दुकानदारों से कहा गया वो सारे जानवर समूची खाने पीने की चीज़ें वहीं छोड़कर चले जाएं। इसके एक रोज़ पहले 31 दिसंबर से ही यहाँ के सैंपल जमा करने का काम शुरू कर दिया गया। यहाँ मौजूद जानवरों, दुकानों के स्टॉल, सीवर, कूड़े के ट्रक और बाकी सामानों से नमूने जमा किए गए थे। चीन के मुताबिक 1 जनवरी को इस मार्केट से 585 सैंपल जमा किए गए। इनमें से 33 सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिले। लेकिन जानवरों के कितने सैंपल लिए थे, किन जानवरों के सैंपल लिए थे, इस बारे में चीन ने कोई जानकारी नहीं दी। कोरोना के सोर्स का पता लगाने के लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन जानकारियों को बाहरी विशेषज्ञों के साथ साझा करने में चीन सहयोग नहीं कर रहा। पेरिस स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, शॉर्ट में OIE। इसके 182 सदस्यों में चीन भी शामिल है। इस संस्था ने कहा कि चीन को अपने यहाँ होने वाली वन्यजीवों के कारोबार की विस्तृत जांच करनी चाहिए, लेकिन इन अनुशंसाओं पर कितना अमल किया गया ये नहीं पता। OIE ने भी वायरस से सोर्स को खोजने में मदद का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसके इस प्रस्ताव पर चीन ने कोई सहमति नहीं दी। इन सब के बीच एक बड़ा लाल झंडा, ये कि चीन बाहर के किसी रिसर्चर को अपने यहाँ आकर जांच नहीं करने दे रहा। क्योंकि संक्रमण की शुरुआत चीन में हुई, ऐसे में जांच के लिए वहाँ की फर्स्ट हैंड जानकारी ज़रूरी है। लेकिन बाहरी शोधकर्ताओं के साथ सहयोग के नाम पर चीन ने अभी तक बस WHO की एक टीम को ही अपने यहाँ आने दिया। ये टीम भी फरवरी में वहाँ गई थी। 9 दिनों तक टीम वहाँ रही, लेकिन एक बार भी उन्हें वुहान के उस बाजार तक नहीं पहुँचने दिया गया। WHO की उस टीम में अमेरिका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के क्लिनिकल डायरेक्टर क्लिफोर्ड लेन भी शामिल थे। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को अपनी चीन यात्रा के दौरान चाइना के स्वास्थ्य अधिकारियों से हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। क्लिफोर्ड लेन के मुताबिक चीन के इन अधिकारियों ने WHO टीम से कहा कि वो वुहान स्थित हुन्नान सी फूड मार्केट का एक मानचित्र बनाएंगे। इसमें पूरा ब्यौरा होगा कि कौन सा जानवर कहाँ था, कब कौन सा मरीज बाजार के किस हिस्से में गया। लेकिन इस बात को 3 महीने होने वाले हैं, अब तक चीन ने ऐसा कोई मैप उपलब्ध नहीं कराया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जब इस बारे में WHO से सवाल पूछा तो उनका कहना था कि वो कई बार चीन की सरकार से इस रिसर्च पर अपडेट मांग चुके हैं, लेकिन चीन की तरफ से उन्हें एक बार भी जवाब नहीं मिला। चीन जांच में सहयोग का मौखिक आश्वासन दे रहा है, लेकिन सहयोग नहीं कर रहा। WHO बाकी देशों के विशेषज्ञों की एक दूसरी टीम भी चीन भेजना चाहता है। इस टीम का काम होगा कोरोना के शुरुआती सोर्स का पता लगाना, लेकिन WHO के इस आग्रह पर चीन ने अब तक मुहर नहीं लगाई है। UN का ही हिस्सा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में FAO। ये भी वुहान जाकर अपनी रिसर्च करना चाहता है, लेकिन इसके आग्रह को कई हफ्तों से चीन टाल रहा है। न्यूयॉर्क स्थित इको हेल्थ अलायंस नाम की एक संस्था, ये संस्था पिछले 15 सालों से कोरोना फैमिली के वायरस पर रिसर्च कर रही है। सार्स बीमारी के समय भी इस संगठन की रिसर्च बहुत काम आई थी। जिन लोगों ने सार्स का स्रोत पता किया था, उनमें ये संगठन भी शामिल था। इस बार भी ये संगठन कोरोना रिसर्च में मदद करना चाहता है, लेकिन इन्हें रिसर्च नहीं करने दी जा रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इको हेल्थ अलायंस और उनके सहयोगियों को वुहान के उस बाजार तक नहीं जाने दिया गया। जानकारों को एक चिंता और सता रही है। महामारी की शुरुआत हुए करीब 6 महीने हो चुके हैं। ऐसे में सैंपल लेने के लिहाज से अब बहुत देर हो चुकी है। इस तरह के इलाके किसी क्राइम सीन की तरह होते हैं। जितना वक्त बीतेगा, जितनी ज़्यादा लोगों की आवाजाही होगी, सही सैंपल मिलने की संभावना उतनी ही कम। कोरोना के सोर्स का पता लगाने के लिए ज़रूरी है कि चीन बाहरी शोधकर्ताओं के साथ सहयोग करे। वो एक्सपर्ट संस्थाओं को अपने यहाँ आने दे, उन्हें रिसर्च में खुला हाथ दे, सही डेटा मुहैया कराए। जब तक वो यह नहीं करता, सहयोग के नाम पर आश्वासन कोरी गप माना जाएगा। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। इस साल की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कोरोना और चीन के अलावा सबसे ज़्यादा फोकस ताइवान के मुद्दे पर था। ताइवान के सपोर्ट में काफ़ी माहौल भी बना। अमेरिका समेत 28 देशों ने WHO में बतौर पर्यवेक्षक ताइवान को शामिल किए जाने की मांग की थी, लेकिन WHO ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद ताइवान ने भी फिलहाल के लिए अपना दावा वापस ले लिया। 18 मई को WHO शुरू होने से पहले ताइवान ने ऐलान किया कि मौजूदा असेंबली में वो शिरकत करने पर जोर नहीं देगा। ऐसे में WHO के अंदर ताइवान के शामिल होने पर बातचीत की अटकलें खत्म हो गई। एक आशंका ये है कि शायद सदस्य देशों ने एक साथ कोरोना और ताइवान दोनों को लेकर चीन पर दबाव बनाना सही नहीं समझा। ताइवान के मुद्दे पर सपोर्टर देश एक कदम पीछे हट गए और शायद इसीलिए चीन ने WHO में बिना आक्रामक हुए रिव्यू के लिए अपनी सहमति दे दी। ये कुछ इस हाथ ले उस हाथ दे वाली स्थिति हो गई। ताइवान जाहिर तौर पर इस घटनाक्रम से निराश भी है। चीन और WHO पर तलवार तानकर बैठा अमेरिका अब भी ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो अब कभी WHO को फंडिंग नहीं देगा। वाशिंगटन के मुताबिक मुमकिन है कि वो WHO जैसी एक वैकल्पिक संस्था का गठन कर दे।
इस धमाचौकड़ी में मज़े की बात यह है कि WHO के लिए अमेरिका का विरोध जितना बढ़ रहा है उतना ही चीन WHO की मदद की तरफ बढ़ रहा है। दुनियादारी के इस एपिसोड के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करवाएं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, या फिर जिन लोगों की वैश्विक मामलों में दिलचस्पी है, यदि आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो उन तक ललन टॉप की ये नई पहल, रोज़ाना की पहल दुनियादारी ज़रूर पहुँचाएँ। शुक्रिया।